मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ख़त के हवाले से जो एक पुलिस अफसर खालिद नवाज़ ने अपने सीनियर पुलिस अफसर आईजी पंजाब को लिखा है और इसमें कुछ मुतालबात किए हैं, क्योंकि वो सादुकी के मुकाम पर फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे और जब उनको ज़रूरत पड़ी आंसू गैस की अपने बाकी साथियों की तो वो उस वक्त तक भाग चुके थे और उनकी मदद नहीं की गई। लेकिन बड़ी दानिशमंदी से इन्होंने वहाँ पर फाइट की और मॉब को वहाँ पर आने से रोका और मामला को संभाला। अब इंक्वायरी तो बैठ चुकी है, इस इंक्वायरी पर कितना काम होगा और कुछ मुतालबात भी इस खत में किए गए हैं, क्या वो मुतालबात पूरे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आईजी पंजाब पर भी इंक्वायरी बैठ गई है, क्या हर बार इंक्वायरी बैठती है और आईजी पंजाब को चेंज कर दिया जाता है, तो क्या आईजी पंजाब को चेंज होना चाहिए या सिस्टम को एड्रेस करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार राहत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तहरीक लब्बैक का जो मार्च है वो लाहौर से निकला कैसे? इसको तो यहीं पे रोक लेना चाहिए था, यहाँ से निकल गया फिर आगे जाके रोका गया। देखिए सादिया, ये आजकल इस पे इंक्वायरी चल रही है और कभी कहा जा रहा है कि आईजी को तब्दील किया जा रहा है, कभी 300 से लेके 400 तक के लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है विद पिक्चर्स कि ये वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो लाहौर से ये लॉन्ग मार्च निकला पुलिस वालों को मारते हुए और आगे जाके पुलिस वालों को इतना मारा गया, जख्मी किया गया, पुलिस वालों को शहीद किया गया और उसकी कॉज क्या है, वजूहात क्या हैं, पुलिस ने सरेंडर क्यों किया, पुलिस के 8000 लोग भाग कैसे गए, फिर अब तो एक खत सामने आ गया, ये सारी कहानी है क्या। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान को या पीटीआई की गवर्नमेंट को इस बात की पूरी तरह से समझ है कि जिस तरह तारुल कादरी साहब का लाहौर से मार्च निकाला गया था, जिस तरह पीटीआई का निकाला गया था और इस्लामाबाद पहुंचाया गया था, आज पीटीआई की गवर्नमेंट उसी तरह शक कर रही है कि शायद हो सकता है कि लाहौर से ये जो मार्च निकला और आगे जाके पुलिस ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे उनको रास्ता दे दिया, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ साजिश हो। तो गवर्नमेंट की जो इंक्वायरी कमेटी है, जो इंटेलिजेंस है, जो इस वक्त अदारे हैं, वो उसके अंदर से कुछ साजिश तलाश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि लाहौर से ये लोग पुरअमन तरीके से इनको कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं मिली और उसमें सीसीपीओ लाहौर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है और इस बात का इम्कान है कि सीसीपीओ लाहौर को तब्दील कर दिया जाए। डीआईजी लाहौर की भी बात हो रही है। अच्छा, इसमें जो खबर इसमें यह है कि लाहौर के अंदर इनको रेजिस्टेंस मिल सकती थी, रोका जा सकता था, लेकिन लाहौर से इनको नहीं रोका गया, उस तरह से रेजिस्टेंस नहीं मिली। अच्छा, इसकी मल्टीपल इश्यूज हैं। एक तो ये है कि पुलिस के फोर्स के अंदर को 20-25% लोग थे जो इनके हमायत याफ्ता थे डायरेक्टली, वो लबैक के नारे लगा रहे थे। ये मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जब फोर्स के अंदर इस तरह की फोर्सेस के हमायती लोग मौजूद होंगे तो फिर वो रोकेंगे कैसे। जब पुलिस के अंदर लोग 20-25% लोग नारे लगाना शुरू कर दें और उसके बाद जब अटैक ऊपर आए और बाकी लोग भागना शुरू कर दें और वो नारे लगा के कुछ लोग अपनी बचत कर लें, तो आप मुझे बताएं कि फोर्स के अंदर जब स्प्लिट आ जाता है इस तरह का और इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसमें पुलिस फोर्स खड़ी कैसे होगी। और सबसे जो बड़ा इशू था वो ये था कि पुलिस को जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर ये दिया गया था कि आप शील्ड इस्तेमाल करेंगे, ना डंडा इस्तेमाल करेंगे, ना गोली चलाएंगे, ना बंदूक इस्तेमाल करेंगे और ना असला किसी को दिया गया था। ठीक है। अच्छा, अब शील्ड का इस्तेमाल करके आप सिर्फ डंडे खाएंगे, आप पत्थर खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, टीयर गैस की हद तक इजाज़त थी और वो भी कहा गया था कि जब ऑर्डर दिया जाए तो टीयर गैस आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आप मुझे बताएं कि इन हालात में पुलिस के वो लोग क्या करें। ये तो एक इब्तदाई कहानी है। आगे चल के जो बड़ा खौफनाक डिजास्टर हुआ है वो ये हुआ है कि शदरा के मुकाम के ऊपर, आगे मुरीदके के मुकाम के ऊपर, फिर सादोकी के मुकाम के ऊपर, लाहौर में जब मुरीदके और सादोकी की साइड के ऊपर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा कुट चढ़ी, रगड़ा लगा, तो वो मैसेज आगे तक गया और आगे से को 8000 के लगभग पुलिस वाले बिल्कुल ही गायब हो गए। सड़कें खाली हो गई और वो चलता चलता काफिला जेलम पहुंच गया और वहाँ पे फिर दरिया के आगे आपको बंद बांधने पड़े, पक्की दीवारें बनानी पड़ी, कंटेनर खड़े करने पड़े, पूरी दरिया का रोड, वो सारा जो पुल है उसको बंद करना पड़ा, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब इसको आइडेंटिफाई कौन करे?
कि वो अरबों खरबों का नुकसान का जिम्मेदार कौन है, जो लोग हलाक हुए उनका जिम्मेदार कौन है, और जो पुलिस की साइड पे लोग शहीद हुए उनका जिम्मेदार कौन है, और जो बिलियंस का जो नुकसान हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। आपने तो, उन्होंने सियासत अपनी चमका ली, गवर्नमेंट ने अपनी दुकानदारी चमका ली, अब सफ़र किया आम आदमी ने। उस पूरी जो जीटी रोड के लोग थे, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, खाने की सप्लाई, चीज़ों की सप्लाई, सब्जियों की सप्लाई, फूड की सप्लाई, हर तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर उसमें जो ट्रेडर्स के कंटेनर्स खड़े थे उनके अंदर करोड़ों रुपए का सामान था, वो सारा बेचारा ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया। वो बेचारे रोते रहे, सारे ट्रांसपोर्टर और कंटेनरों के मालिक। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है और इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। सर, इस डिज़ास्टर के पीछे जिन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया पुलिस अफसरान ने, क्या उनका तयन होना चाहिए? अब मेरा ख्याल है उन पुलिस अफसरान का लाजमी तौर पे तयन होना चाहिए, और ख़ास कर जो पहले मैं बात कर रहा था कि बुनियादी तौर पे होता ही है कि देखें, आपको याद होगा कि इसी तरह का मॉब जो पहले ये मुजाहरा हुआ था, पहले मार्च हुआ था खालिद रिजवी साहब की ज़िंदगी में, उस वक्त एक फ़ौज की गाड़ी फंस गई थी इस हजूम के अंदर। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वहाँ पे वो लबैक लबैक के नारे लगा के पुलिस की गाड़ी और फ़ौज की गाड़ी वहाँ से निकल गई और वो वीडियो वायरल भी हुई। इसी तरह पिंडी के अंदर हमायूं बशीर तारड़ थे, मुझे याद है, वो CCPO थे। अच्छा, उन्होंने DIG को कहा और वहाँ मकामी पुलिस के अफसरान को कहा कि जी आपने को गोली नहीं चलानी, डंडे का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब आप रोक देते हैं फोर्स को और आगे से वायलेंट फोर्स आती है जो मजहबी शिद्दत पसंदी भी होती है, गुस्सा भी होता है, एंग्रिंग भी उनमें होती है, डंडे हाथों में होते हैं, कीलें लगी होती हैं डंडों में, और वो आके आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो फिर मुझे बताएं कि वहाँ पे शील्डें काम तो नहीं आती। वहाँ पे आप खड़े होकर सिर्फ मर सकते हैं या डंडे खा सकते हैं या सर फड़वा सकते हैं। तो इस तरह के जो आर्डर्स, कंफ्यूज्ड आर्डर्स पीछे से आते हैं और कोई फ्री हैंड फोर्स को नहीं दिया जाता, तो फोर्स को आप मरने के लिए आगे कर देते हैं कि जाएं और मरें और डंडे खाएं। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं और ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है कि उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है, और मैं आगे चल के ये बताऊंगा कि बुनियादी तौर पे फोर्स के अंदर वीकनेस होती कहाँ पे है। इस तरह के जो मॉब हैं उसको हैंडल करने के लिए हुकूमत को बुनियादी तौर पे करना क्या चाहिए। ठीक है सर, एक पुलिस ऑफिसर खालिद नवाज ने ख़त लिखा है IG पंजाब को कि वो जब वहाँ पर फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे तो पीछे से सारी फोर्स जो है वो भाग गई थी, उनमें रेंजर्स भी शामिल थे। वो मामला ज़रा बताइए कि क्या है। अब देखिए ना, खालिद नवाज वरिया एक दलेर पुलिस ऑफिसर है, CIA हाफिजाबाद के इंचार्ज है। 2 नवंबर को उन्होंने 352 नंबर ख़त लिखा अपने IG को जी। अपने ही कमांडर को वो ख़त लिख रहे हैं और उसमें वजूहात भी बयान कर रहे हैं, भागने की वजह भी बयान कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह फोर्स ने बुज़दिली का मुजाहरा किया और ख़ासकर उसको इंटरोगेट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए नीचे से ऊपर तक, कि आखिर DPOs भाग गए, DSP भाग गए, SHOs भाग गए, पूरी सड़क खाली कर दी, वजह क्या थी, क्या मामला था। ये फोर्स को हम इसलिए तैयार करते हैं कि भाई जब इस तरह का कोई क्राइसिस आए, अवाम के जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत भी ये लोग ना करें और ये मौके से भागने में गनीमत समझे। आखिर वजह क्या है, पुलिस के ऊपर, फौज के ऊपर, रेंजर के ऊपर, इन सारी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है इस कौम का, और कौम की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अपने टैक्सेस के पैसों से हम ये फोर्सेस तैयार करते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि ये मौके से भाग जाएँ। तो उसमें बहुत सारी वजूहात बयान की है। उसने तो रेंजर का भी कहा है कि जी देखें, एक हद तक हमें इसकी इजाज़त थी, वो काम हमने किया। पहले हमें कहा गया कि जी लाहौर से ये मॉब आगे नहीं आएगा, हम इनको नहीं निकलने देंगे। फिर वो लिखता है उसमें कि लाहौर से वो सारा मॉब आगे आ गया, रोनता हुआ हर चीज़ को, और वो जब मैसेज आगे ट्रेवल किया तो फिर आगे पर कोई खड़ा ही नहीं हुआ। एक चीज़ तो यह है कि वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे कि लाहौर से नहीं निकलेगा, और क्यों निकला। दूसरा, टीयर गैस जब ख़त्म हो गई तो पीछे मुड़ के वो कहते हैं हमने देखा तो पीछे रेंजर्स वाले भाग चुके थे। अब वो ये कहते हैं कि वो उस रेंजर के आपने सुपुर्द हमें कर दिए 2 महीने के लिए, जो खुद मौके से भाग गए, और उनकी अपना ये हालत है कि वो मौके पे खड़े ही नहीं हुए। और दूसरी,
कहते हैं कि पीछे से अगर कोमिक नहीं आएगी, टीयर गैस नहीं आएगी, इमदाद नहीं आएगी, डंडे नहीं आएंगे, असला नहीं आएगा और पीछे से चलाने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी तो उसके बाद बनेगा क्या। तो उन्होंने एक तफसीली लेटर लिखा है आईजी को, लेकिन आईजी के खिलाफ भी अलग से एक इंक्वायरी हो रही है जिसमें आईजी साहब को तब्दील किए जाने का इम्कान है। कैप्टन जफर इकबाल साहब हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनका नाम चल रहा है नए आईजी के तौर पे। उनके गुराब्ते भी मुख्तलिफ हलकों में और गवर्नमेंट के आला ऑफिशियल्स के साथ हो गए हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की तस्दीक होना, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट होना कि आखिर वजह क्या है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्स स्पेशली ऐसे क्राइसिस से निपटने के लिए बनाई है हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने खासकर। उस फोर्स को इसमें एक्टिव नहीं किया गया और वो उसके पास सारा मैकेनिज्म, सिस्टम, इक्विपमेंट सारा कुछ होता है कि वो ऐसे वायलेंट जो मॉब्स होते हैं उनके साथ कैसे निपटें, उनको फेस कैसे करें। तो उनको इस सारे मामले में आगे नहीं किया गया। CCP लाहौर नारे मारते रहे बहुत ज़्यादा और उनकी वीडियो वायरल होती रही कि ये कर दें वो कर दें, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी और उनके साथियों ने भी भागने में ही आफियत समझी और वो साइड पे हो गए और किसी ने परवाह नहीं की। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा जो है वो नुकसान इसमें हो सकता था। बहरहाल खालिद नवाज ने इन तमाम चीज़ों को संभाला। अब जो ख़त लिखा है उसमें कुछ मुतालबात किए गए हैं, तो क्या ये मुतालबात उनके पूरे होंगे? क्या इस पर इंक्वायरी होगी? मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी तो चल रही है और इंक्वायरी होगी भी और वो अंजाम तक भी पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए भी। जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है सादिया, मैं चाहूँगा कि असल इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पे। एक चीज़ तो मैंने उसकी कि 20-25% लोग थे जो इन मजहबी लोगों के हामी थे पुलिस के अंदर, फोर्स के अंदर। इसी तरह रेंजर्स के अंदर भी हमदर्द हो सकते हैं और वो खुद लबैक के नारे लगा रहे थे। जब लबैक का वो डंडा ज़रा मार के ज़मीन के ऊपर नारा लगाते हैं तो आप और मैं भी हिल जाते हैं। बिल्कुल, लबैक का मामला ऐसा है, वो हम सारे के दिल के बड़ा करीब है। लेकिन इससे भी बड़ी $1 मिलियन क्वेश्चन और एक बात और एक आर्गूमेंट ये है कि पूरी दुनिया में जो फोर्सेस तैयार की जाती हैं पुलिस की, फौज की और इस तरह के पैरा मिलिट्रीज, वो नेशनल आर्मी के तौर पे तैयार की जाती हैं, वो मजहबी फोर्सेस नहीं होती। वैसे तो खैर पूरी दुनिया में मज़हब और रियासत का मामला नहीं होता, इंडिविजुअल्स का होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि रियासत मज़हब की बेस पे चल रही है और रियासत ने मज़हब को अडॉप्ट कर लिया, तो यहाँ पे हर चीज़ को वो गुडमुड कर दिया जाता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में नेशनल आर्मीज़ काम करती हैं। उसके सामने मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी भी मज़हब से हो, तो वो अपने नेशनल जो एसेट्स हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको वो देख रही होती हैं और उसको सेफ गार्ड कर रही होती है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि मज़हब की बुनियाद के ऊपर आपने चीज़ें डिज़ाइन की हैं, तो आगे जब इस्लाम का नाम लेने वाले लोग आते हैं तो फिर आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। फिर आप उनसे बड़े मुसलमान हो और वो आपसे बड़े मुसलमान, और फिर उनको डंडा मारना भी गुनाह, और फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि रियासत पाकिस्तान के आप मुलाजम हैं, आपने रियासत को प्रोटेक्ट करना है, रियासत को बचाना है, रियासत के कानून और लॉ और आइन के मुताबिक चलना है। जो उसको वायलेट कर रहा है, जो सबसे बगावत कर रहा है, उसके साथ नहीं मिलना। तो ये बुनियादी तौर पे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि आप अपनी फोर्सेस को नेशनल फोर्सेस बनाएं और पाकिस्तान की वो फोर्सेस बनाएं जिनको इन चीज़ों से ताल्लुक़ ना हो। ये इंडिविजुअल्स का इशू है ये। और कोई भी अगर आपके ख्याल में कोई इस्लाम का नाम लेने वाला दाढ़ी वाला अगर आईजी के ऑफिस दाखिल हो जाता है बम बांध के, तो क्या हम कहेंगे कि ये मुसलमान है तो ये देखेंगे? नहीं, हम नहीं देखेंगे, हमें उसको फेस करना है। एग्जैक्टली हमें इस्लाम के नाम लेने पे कोई हरज नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इतराज़ भी नहीं, यकीनी तौर पे इतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई इस्लाम का नाम लेके भी दहशतगर्दी फैलाता है, गलत काम करता है, तो ये तो हमारे इस्लाम ने कहा ही नहीं, ये तो हुज़ूर पाक ने भी नहीं कहा, ये तो हमारा दीन भी नहीं कहता। तो लिहाजा हमें इन दो चीज़ों को अलग अलग करना होगा, इस तरह की एक्टिविटी को और इस्लाम को और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को।
सर आईजी पंजाब की अब इंक्वायरी चूँकि चल रही है और पहले भी काफ़ी दफ़ा ये चेंजिंग्स हो चुकी हैं, तो क्या इस बार भी तब्दीली हो जाएगी? सिर्फ तब्दीली ही होगी या सिस्टम की तरफ भी देखा जाएगा, चीज़ों को भी पॉइंट आउट किया जाएगा कि आखिर मसला है कहाँ पर और उन चीज़ों को ठीक किया जाए? मसला बड़ा सिंपल है जी। नया पाकिस्तान की बात हुई थी, मुझे तो लगता है कि इस पाकिस्तान को सारे को ढा के नया पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। इस तरह गुले पलापी से तो काम चलना कोई नहीं। हम पुलिस फोर्स के अंदर पुलिस की बेहतरी, पुलिस कल्चर की तब्दीली, थाना कल्चर की तब्दीली, ये सारी चीज़ों का ख्वाब देख रहे हैं एक अरसे से। हर गवर्नमेंट आती है, फंड जारी करती है, आईजी को हाथ फेरती है, आईजी साहब नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मामला सारा ज़ीरो पे आ जाता है और कोई चीज़ भी किसी तरफ नहीं लगती। नए आईजी साहब आए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, पुलिस कल्चर बदल देंगे, ये कर देंगे, थाना कल्चर फलाना फलाना। पहले भी हमने ये बातें 100,000 दफ़ा सुनी। इसने भी आके देख लिया, राव साहब ने, पुलिस का वतीरा फिर वही है। अब देखें, उनकी इंक्वायरी हो रही है, तो ये देखें, अगर तो ये सारी फोर्स पसपा हुई है और उसने लड़ने से इनकार किया है और बागी है, तो उसके बाद आईजी की कमांड के ऊपर सवाल है भाई। हम लोकल वहाँ पे एसपी या डीएसपी को तो नहीं पकड़ सकते। वो ये आईजी सब क्या कर रहे थे, ये क्या अपनी यहाँ से किस तरह फोर्स को वो पीछे से बैकअप कर रहे थे, किस तरह के ऑर्डर दे रहे थे, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, असला नहीं दिया, खाना नहीं दिया, वो चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। टीयर गैस नहीं मिली, लेकिन भागना मौके से ये तो तुक नहीं बनता, फोर्सेस का ये काम नहीं होता। बहुत शुक्रिया जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।